वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो उसमें बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होते हैं जिसको हम लेखांकन शब्दावली कहते हैं, अकाउंटिंग टर्म्स। तो उसी में सबसे पहले आपका है व्यापार, ट्रेड। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। उसके बाद में पैसा, जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशन। आय अर्जन करने के लिए, लाभ आय कमाने के लिए अपने कौशल स्किल्स, मतलब हमारे अंदर जो स्किल्स हैं उससे किया गया कोई कार्य जिसके लिए हमें पूर्व प्रशिक्षण ट्रेनिंग्स की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं पेशा। जैसे डॉक्टर, वकील, टीचर, इंजीनियर आदि द्वारा किए गए कार्य पेशा कहलाते हैं। तो इन सभी को पहले ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट हैं, टीचर्स हैं, वो पहले अपने फील्ड में ट्रेनिंग लेते हैं और फिर वो अपनी जो सर्विसेज है, सेवाएं हैं, अपने कौशल के माध्यम से दूसरों ज़रूरतमंदों को प्रदान करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं पेशा। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है बिजनेस, व्यवसाय। ऐसा कोई विधानिक कार्य, मतलब लीगल कार्य, जो कानून के द्वारा जिसको मान्यता प्राप्त हो, जो आय व लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो, उसको हम बोलते हैं व्यवसाय। मुख्य उद्देश्य जिसका क्या हो, लाभ प्राप्त करना हो। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत उत्पादन का मतलब कच्चे माल से तैयार माल बदलना, वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय, खरीदना बेचना, बैंक, बीमा, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन कंपनियां आदि, ये सारे जो है वो बिजनेस के अंतर्गत आते हैं। व्यापार व पैसा भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बिजनेस, व्यवसाय। कोई भी ऐसा कार्य जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया हो, बशर्ते कि वो वैधानिक हो, लीगल हो। लेन देन, ट्रांजैक्शन। व्यापार में माल संबंधी, माल का मतलब होता है जिसमें हम मुख्य रूप से डीलिंग करते हैं, जिसको खरीदते बेचते हैं, संबंधी क्रय विक्रय और वस्तुओं का परस्पर आदान प्रदान होता है। ऐसे सभी लेन देन जो है वो मुद्रा में होते हैं या मुद्रा द्वारा जिसको हम माप सकते हैं। मुद्रा का भुगतान तुरंत भी हो सकता है या फिर भविष्य में भी हो सकता है। व्यापारी द्वारा किए जाने वाले ऐसे सभी कार्यों को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जब लेन देन का नगद या रोकड़ में भुगतान किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन या नगद लेन देन। और जब भविष्य में हम भुगतान करते हैं तो उसको हम बोलते हैं उधार लेन देन, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओनर या मालिक, वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार में पूंजी लगाते हैं, व्यापार का संचालन करते हैं, चलाते हैं, उसको हम बोलते हैं ओनर या मालिक। व्यवसाय के लाभ, हानि और जोखिम के ऊपर सिर्फ ओनर का जो है वो अधिकार होता है। अगर व्यवसाय का जो ओनर है वो एक ही व्यक्ति है, उसी ने सारा पैसा लगाया है, तो हम उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप या एकाकी व्यापारी। और दो या दो से ज़्यादा हैं तो उसको हम बोलते हैं साझेदार या पार्टनर्स। और यदि बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लोग मिलकर जो बिजनेस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपनी, उस संस्था को। और उसके जो अंशधारी यानी जिन्होंने पैसा लगाया है उनको हम बोलते हैं ओनर्स को, अंशधारी या शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट इज कैपिटल या पूंजी। व्यापार का स्वामी जो रुपया, माल या संपत्ति व्यापार में लगाता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। उदाहरण के रूप में रुपेश ने 20,000 रुपये नगद और 10,000 रुपये के माल से कपड़े का व्यापार प्रारंभ किया। तो ऐसी स्थिति में इस व्यापार में लगी हुई पूंजी की राशि 20,000 नगद, 10,000 रुपये का जो माल है, टोटल 30,000, 30,000 रुपये हो गई। व्यापार में लाभ होने पर पूंजी बढ़ती है, अगर हानि होती है तो पूंजी जो वो आपकी हो जाती है कम। ड्रॉविंग। व्यापार का स्वामी अगर अपने निजी प्रयोग के लिए, खर्चे के लिए समय समय पर कोई भी रुपया निकालता है, माल व्यवसाय से निकालता है, तो उसको हम
ड्रॉविंग या आहरण बोलते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई कपड़े का व्यापारी है और वह बिजनेस में से अपने परिवार के सदस्यों के लिए 1000 रुपये का कपड़ा ले लेता है तो उसको हम विक्रय नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे आहरण। अगली अकाउंटिंग टर्म्स है गुड्स यानी कि माल। माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका क्रय विक्रय जिसमें व्यापारी व्यापार करता है। माल के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण हेतु कच्ची सामग्री, अर्धनिर्मित व तैयार वस्तुएं तीनों प्रकार से ये हो सकती है। उदाहरण के रूप में वस्तु विक्रेता द्वारा खरीदा गया कपड़ा, चीनी मिल द्वारा खरीदा गया गन्ना या निर्मित शक्कर, फर्नीचर के व्यापारी द्वारा खरीदा गया फर्नीचर बनाने के लिए खरीदी गई लकड़ी या तैयार फर्नीचर, अनाज के व्यापारी द्वारा खरीदा गया अनाज। ये सब माल के या गुड्स के उदाहरण हैं जिसमें वो अपना लेन देन करते हैं, जिसको बेच करके लाभ कमाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं गुड्स। ये तैयार भी हो सकते हैं, कच्चा माल भी हो सकता है, रॉ मटेरियल, और अर्धनिर्मित माल भी ये हो सकता है, तो उसको हम कहेंगे गुड्स यानी कि माल। क्रय पुनः विक्रय के उद्देश्य से व्यापार में खरीदा गया माल क्रय कहलाता है। यह नगद भी हो सकता है और हम इसको उधार भी खरीद सकते हैं। उदाहरण, यदि कोई कपड़ा व्यापारी व्यापार के लिए कपड़ा खरीदता है तो क्रय कहलाएगा, परंतु यदि अपनी दुकान के संचालन के लिए फर्नीचर खरीदता है तो उसको हम क्रय नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका उद्देश्य जो है वो पुनः विक्रय का नहीं है, उसको प्रयोग करने का है। सेल्स, जो माल लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचा जाता है उसको हम विक्रय बोलते हैं। यह नगद भी हो सकता है, नगद है तो उसको हम कैश सेल कहेंगे, उधार है तो हम इसको बोलते हैं क्रेडिट सेल्स, और दोनों को कुल मिला करके हम इसको टर्नओवर भी बोल सकते हैं। परचेज रिटर्न, जब खरीदे गए माल में से कुछ माल विभिन्न कारणों से वापस कर दिया जाता है तो उसे क्रय वापसी कहते हैं। उदाहरण के रूप में हमने किसी से 1000 रुपये का माल खरीदा और उसमें से 100 रुपये का माल किसी भी कारण से हमें ख़राब मिला है, उसको हमने वापस कर दिया है, तो उसको हम क्रय वापसी या परचेज रिटर्न कहेंगे। इसी प्रकार से सेल्स रिटर्न या विक्रय वापसी, जब बेचे गए माल का कुछ भाग विभिन्न कारणों से ग्राहक हमें लौटा देता है तो इस प्रकार की वापसी को विक्रय वापसी कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमने अपने ग्राहक को 1000 रुपये का माल बेचा और उसने 100 रुपये का माल वापस कर दिया है तो ये विक्रय वापसी है। स्टॉक, किसी भी व्यवसाय में वर्तमान में हमारे पास जितनी मात्रा में माल उपलब्ध है वह स्टॉक होता है। वर्ष के अंत में जो माल बिना बिका रह जाता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और अगले साल के लिए यही इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है अगले साल के लिए उसी को हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। तो जो माल बिना बिका हुआ है हमारे पास उपलब्ध है उसको हम कहेंगे स्टॉक, या हिंदी में इसको बोलते हैं रहतिया। नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर्स, जिसको हिंदी में हम लेनदार बोलते हैं। वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति से या संस्था से उधार पे माल बेचती है या रुपया उधार पे देती है, तो जो माल उधार पे देती है या रुपया उधार पे देती है उसको ऋणदाता या लेनदार कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। संक्षेप में, माल उधार बेचने वाला क्रेडिटर कहलाता है। इस व्यक्ति को भविष्य में अपने ऋणी से धनराशि प्राप्त करनी होती है। उदाहरण के लिए रुपेश ने ओम प्रकाश को 10,000 का माल उधार बेचा, तो यहाँ पर रुपेश कौन है? रुपेश क्रेडिटर है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज देनदार। डेटर जो है वो लेनदार का विपरीत होता है। देनदार वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से माल या सेवाएं या रुपया उधार लेते हैं। जो रुपया उधार लेते हैं वो ऋणी या देनदार कहलाते हैं। संक्षेप में, माल उधार खरीदने वाला ऋणी है
और उधार माल बेचने वाला जो है वो लेनदार होता है, क्रेडिटर होता है, खरीदने वाला कौन होता है, डेटर। इस व्यक्ति को भविष्य में निश्चित दिन या निश्चित अवधि के बाद पैसा चुकाना होता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं देनदार। उदाहरण के रूप में रुपेश ने अनिल को 5,000 रुपये का माल उधार बेचा है, तो यहाँ पर अनिल ऋणी यानी कि डेटर कहलाएगा और जो रुपेश है वो लेनदार कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज लायबिलिटी, हिंदी में इसको हम दायित्व बोलते हैं। वे सब ऋण जो व्यापार को अन्य व्यक्तियों अथवा अपने स्वामियों के प्रति चुकाने होते हैं, ये दायित्व कहलाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं दायित्व, लॉन्ग टर्म जिसको हम नॉन करंट भी बोलते हैं, फिक्स लायबिलिटी, और दूसरा शॉर्ट टर्म यानी कि करंट लायबिलिटी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चालू दायित्व। लॉन्ग टर्म और फिक्स लायबिलिटी जिसको हम नॉन करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हैं, ये वो दायित्व है जो 1 साल से ज़्यादा समय के बाद या फिर जब व्यापार समाप्त हो जाता है, समाप्त होने पर चुकाना होता है, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म या फिक्स लायबिलिटी। नाम से ही क्लियर है, नॉन करंट या लॉन्ग टर्म का मतलब कम जो 1 साल से कम समय के अंदर चुकाना है उसको हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं। 1 साल से ज़्यादा के बाद समय के बाद जो हम राशि चुकाएंगे उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म या फिक्स लायबिलिटीज़। तो फिक्स लायबिलिटीज़ जैसे आपने बैंक से लोन लिया है, लंबे समय के बाद में आप चुकाएंगे उसको 2 साल, 3 साल, 5 साल, 15 साल के बाद में, तो वो नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। बैंक से आप लोन ले सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति से ले सकते हैं, तो वो सारा जो है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपने अपनी दुकान के लिए 2 साल के अवधि के लिए उधार पर फर्नीचर खरीदा है, अर्थात आपको जो पैसा देना है वो 2 साल की समय अवधि के अंदर अंदर देना है, तो इसलिए हम इसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज शॉर्ट टर्म और करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो हम 1 साल या 1 साल से कम समय अवधि में चुकाते हैं, उसको हम बोलते हैं चालू दायित्व। इसकी जो मैक्सिमम भुगतान करने की जो अवधि है वो 1 वर्ष हो सकती है या उससे कम हो सकती है। ये आपका 15 दिन भी हो सकता है, ये आपका 2 महीना भी हो सकता है, ये आपका 6 महीने भी हो सकते हैं। मैक्सिमम जो अवधि है वो 1 साल रहेगा। तो 1 साल या उससे कम समय अवधि में जिन देनदारियों का हमें भुगतान करना होता है वो चालू दायित्व है। चालू दायित्व का एक और उदाहरण ले लेते हैं। यदि आपने अपने पूर्तिकर्ता सप्लायर से माल खरीदा है और वो आपने उधार पे खरीदा है, जिसे आपको 1 साल के अंदर अंदर चुकाना है, तो हम उसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या फिर करंट लायबिलिटी कह सकते हैं। अगर 1 साल से ज़्यादा समय अवधि के बाद चुकाना है तो हम उसको नॉन करंट या फिक्स लायबिलिटी कहते हैं। तो क्योंकि ये 1 साल के अंदर अंदर चुकाना है, तो ये आपकी है करंट लायबिलिटी।